रागिनी एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो शहर के बड़े स्कूल में एक बहुत बड़ी टीचर बने। उसका ये सपना पूरा भी हो गया और उसे एक अच्छे बड़े स्कूल में जॉब मिल गई। माँ, आपको पता है इतना अच्छा पैकेज मिल रहा है मुझे, सच में मैं बहुत खुश हूँ। माँ, आप देखना, मैं सबके सपने पूरे करूँगी। मुझे इसी दिन का इंतजार था। बस मेरी 1 महीने बाद सैलरी आने दो, मैं घर का नक्शा ही बदल दूंगी। बहुत सारे काम करने हैं माँ, घर की मरम्मत करवानी है, आयुष के लिए नया क्रिकेट किट लाना है। वो बोल रहा था कि दीदी इस बार मुझे जन्मदिन पर क्रिकेट किट ही चाहिए। और पापा का चश्मा तो देखो कितना खराब हो गया है, मैं पापा का नया चश्मा भी बनवा दूंगी और कुछ कपड़े भी खरीद लेंगे। माँ, कितनी पुरानी साड़ी हो गई है तुम्हारी, इस बार दिवाली पर भी आपने कुछ नहीं लिया था। बस मुझे तो आप बहुत मेहनत से स्कूल में जॉब करनी है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, सब ठीक हो जाएगा। रागिनी बिटिया, सब हो जाएगा, मुझे पता है मेरी बच्ची बहुत मेहनती है, पर साथ साथ अपने खान पान का भी ख्याल रखा कर। पूरा दिन स्कूल में मेहनत से पढ़ाना, फिर घर आकर घर के काम, तू अपना भी तो ख्याल रखा कर। मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी प्यारी माँ जो है। दीदी, मैं अभी अपने सभी दोस्तों को बता कर आता हूँ कि मेरी दीदी मेरे लिए क्रिकेट किट लाने वाली है। अब मेरे पास भी नया बैट बॉल होगा। रागिनी बिटिया, ये देखो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे लेकर आए हैं। हमें पता था कि हमारी बिटिया खुशखबरी लेकर आने ही वाली है। समोसे? थैंक यू पापा, हम सब मिलकर खाएंगे। आप बैठो, मैं अभी प्लेट में निकाल कर लाती हूँ। पर पापा, मैंने आपको मना किया था ना, आप अभी रेस्ट करो। डॉक्टर ने आपको रेस्ट के लिए बोला है। आप फिर घर से बाहर क्यों चले गए? क्या करूँ बेटा, घर पर लेटे लेटे थक जाता हूँ, मन नहीं लग रहा था। कितनी देर बैठकर टीवी देखूं या मोबाइल फोन चलाऊं। सोचा थोड़ा बाहर की हवा खा लूंगा, इसीलिए चला गया। अरे अब मैं ठीक हूँ, मेरी बिटिया खुश है, उसकी नौकरी लग गई है, तो मुझे अब कोई चिंता कहाँ। अब तो मैं आराम से बैठूंगा। बिल्कुल पापा, आपने बहुत काम कर लिया, अब मेरी बारी है। रागिनी के पिता को कुछ दिन पहले ही हार्ट की दिक्कत हुई थी। बढ़ती उम्र और बीमारी को देखते हुए दुकानदार ने भी उन्हें नौकरी से निकाल दिया। कुछ समय से घर तो परेशानियों से घिरा हुआ था, पर रागिनी की टीचर की जॉब लगते ही सबके चेहरे पर खुशी आ गई। रागिनी बहुत ही मेहनत से सभी बच्चों को पढ़ाती। कुछ दिनों में ही रागिनी स्कूल के बच्चों की फेवरेट हो गई। पर एक बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की रागिनी की क्लास में पढ़ती थी। रागिनी ने कई बार उसे वार्निंग दी कि वो सुधर जाए, पर सीमा रागिनी की बात पर ध्यान नहीं देती थी। उसे इस बात का घमंड था कि वो स्कूल उसके पापा का है। क्या बात है सीमा, तुम आज फिर 1 घंटा लेट आई हो। मैं तुम्हें ऐसे क्लास में नहीं आने दूंगी। ये स्कूल है, यहाँ पर टाइम पर आते हैं सब बच्चे, इसीलिए तुम भी टाइम पर आया करो। बाहर जाकर खड़ी हो जाओ, अब नेक्स्ट पीरियड में ही तुम्हें अंदर बुलाऊंगी। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? ये मेरे पापा का स्कूल है, मैं किसी भी टाइम क्लास में आ सकती हूँ और जा सकती हूँ। सीमा, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम्हें मेरा कहना मानना ही होगा। सीमा ने रागिनी की बात को नहीं माना और सीट पर जाकर बैठ गई। उस समय रागिनी चुप हो गई। उसने सोचा कि छोटी बच्ची है तो ज्यादा डांटना ठीक बात नहीं है, पर रागिनी की ढील से सीमा और ज्यादा बिगड़ी हरकत करने लगी। ऐसे ही एक दिन, सीमा, ये क्या बात है? मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और तुम अपना लंच खोलकर बैठी हुई हो। अभी के अभी क्लास से निकल जाओ। इस टीचर ने तो मेरी नाक में दम किया हुआ है, मैं अभी पापा के पास जाती हूँ। सीमा के पापा उसी समय स्कूल में आए हुए थे। प्रिंसिपल भी वहीं पर खड़ी थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती थी। पापा, इस टीचर को अभी के अभी स्कूल से निकाल दो, ये मुझे बहुत परेशान करती है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं स्कूल और घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं नहीं सीमा, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए स्कूल में तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तुम मेरी एक लौती औलाद हो। रागिनी, अभी के अभी मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। प्रिंसिपल मैडम, इसका हिसाब कर दीजिए। पर सर, इसमें मेरी क्या गलती है? सीमा की गलती आप नहीं देख रहे, आप मुझे ही नौकरी से निकाल रहे हैं। आप सीमा के भविष्य के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं।
रागिनी, कहीं ऐसा न हो तुम्हारे कारण हमारी भी नौकरी पर बात आ जाए। अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। तुम्हारा जो भी इस महीने का हिस्सा बनता है हम तुम्हें दे देंगे। कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। रागिनी के सपनों पर पानी फिर गया। रागिनी स्कूल से बाहर आकर बहुत रोई। उसे बिना गलती की सजा मिली, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। रागिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस मुंह से घर जाए। अगर वो अपने पापा को ये बता दी कि उसकी नौकरी चली गई है तो उसके पापा को एक बार फिर से सदमा लग जाता। रागिनी इसी सोच में घर की तरफ पैदल ही बढ़ रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो एक सुनसान सड़क पर आ गई। रागिनी को चक्कर आए और वो बेहोश हो गई। जब उसकी आँख खुली तो वो बादलों में बने परीलोक में थी। मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बादलों में हो, ये परीलोक है। तुम धरती लोक पर बेहोश हो गई थी। हम धरती लोक पर घूमने के लिए गए थे, तभी हमने तुम्हें बेहोश देखा और तुम्हें उठाकर परीलोक ले आए। मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे घर जाना चाहिए। हम तुम्हें घर छोड़ देंगे, पर तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। क्या हुआ, हमें बताओ। रागिनी परियों को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है, जिसे सुनकर परियां भी दुखी हो जाती हैं। तभी उनमें से एक परी बोली, रानी परी, क्यों ना हम अपने तारों के स्कूल में पढ़ाने के लिए रागिनी को ही टीचर रख लें। हमें भी तो परियों के तारों के स्कूल में एक ऐसी टीचर की तलाश थी जो धरती लोक के बारे में बच्चों को ज्ञान दे सके, ताकि हमारे बच्चे बड़े होकर जब धरती लोक पर जाएं तो धरती लोक के बारे में उन्हें पूरी जानकारी हो। हाँ मेघना परी, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। रागिनी, क्या तुम हमारे परिलोक के बच्चों को पढ़ाना चाहोगी? हमें भी बहुत अच्छा लगेगा जब एक धरती लोक की टीचर हम परियों के बच्चों को पढ़ाएगी। हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं जरूर पढ़ाना चाहूँगी, पर रोजाना मैं यहाँ कैसे आ सकती हूँ? ये तो बादल है ना। उसकी तुम चिंता मत करो। हम बादलों में एक ऐसी जादुई सीढ़ी बनाएंगे जिससे तुम बादलों में आ जा सकती हो। और एक बात, तुम्हें हर महीने परिलोक के अनुसार तनख्वाह भी मिल जाएगी, इसलिए अब तुम्हें पैसों की भी कोई चिंता नहीं रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल से ही स्कूल आ जाऊंगी। ये परिलोक का जादुई मोबाइल फोन है, इसे तुम अपने पास रखो। अब हम तुमसे इसी फोन पर बात किया करेंगे। उसके बाद रागिनी खुशी खुशी अपने घर लौट आई। अगले दिन से ही रागिनी बादलों में बने परियों के जादुई तारों के स्कूल में पढ़ाने जाने लगी। परिलोक की परियां बहुत अच्छी थी। वो हर महीने रागिनी को सैलरी के रूप में सोने के सिक्के दिया करती थी। रागिनी की मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसके पास बहुत पैसे जुट गए। अब उसने खुद का एक स्कूल बनाया जहां वो गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने लगी। गरीब बच्चों के माता पिता रागिनी को बहुत दुआएं देते थे। बच्चों को पढ़ाने के लिए रागिनी ने बहुत अच्छे टीचर अपॉइंट किए। अब रागिनी का स्कूल शहर के टॉप स्कूलों में गिना जाने लगा। रागिनी की अच्छाई का फल उसे मिल गया। रागिनी ने अपने परिवार को वो सारी खुशियाँ दी जिसका वो सपना देखा कर। पटेलपुर नाम के एक गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। रिधिमा अपने माता पिता के साथ रहती थी। रिधिमा का एक ही सपना था कि वो स्कूल जाए, पढ़े लिखे और अपने पैरों पर खड़ी हो और अपने माँ बाप को इस गरीबी से बाहर निकाले। लेकिन रिधिमा के पिता एक मछुआरे थे और वो मछलियाँ बेचकर अपने घर का बहुत मुश्किलों से पालन पोषण करते थे। कभी कभी रिधिमा भी अपने पिता के साथ मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचने जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन रिधिमा अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन आप हैं कि मेरी बात एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। पिताजी, मुझे स्कूल जाना है। रिधिमा अपने पिताजी से स्कूल जाने की जिद करती रहती है, लेकिन हमेशा की तरह आज भी रिधिमा के पिता रिधिमा की बात एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं।
क्योंकि वो अपने घर की गरीबी को अच्छी तरह से जानते थे कि वो रिधिमा को नहीं पढ़ा सकते। 2 समय का खाना जुटाना ही उनके लिए कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही रिधिमा के पिता हरिंद्र मछलियाँ बेच रहे थे कि तभी एक औरत वहाँ पर आती है। भैया मछलियाँ कैसे दी? देखो बहन जी, सभी मछली का रेट अलग अलग है। ये वाली 50 की है और ये वाली 70 की और ये वाली 40 की। ठीक है भैया, 2-2 किलो सब में से तौल दो। हाँ ठीक है, ये लो पैसे। बहन जी पैसे तो पूरे हैं ना, क्योंकि मुझे हिसाब किताब नहीं आता। हाँ मुझे पता है, तुम जैसे मछुआरे अनपढ़ ही हो सकते हैं। तुम्हें पढ़ना लिखना कहाँ से आता होगा, इसलिए मैंने पूरे पैसे दिए हैं, रख लो। रुकिए पिताजी, मुझे पैसे कम लग रहे हैं। दिखाइए कितने पैसे हैं। अरे ये पैसे तो बहुत कम है। आंटी जी, आप मेरे पिताजी को बेवकूफ कैसे बना सकती हैं? आपने पैसे बहुत कम दिए हैं। माना कि पिताजी अनपढ़ हैं, उन्हें कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन वो ग्राहक की ईमानदारी पर रहते हैं और आप एक गरीब मछुआरे से बेईमानी कर रही हैं। पैसे पूरे दीजिए। अच्छा, तेरे पिता तो अनपढ़ है, तो तू कौन सी करेक्टर है? तुझे भी हिसाब किताब जोड़ना नहीं आता। मैंने पूरे पैसे दिए हैं। एक तो तुम अनपढ़ लोगों को कुछ आता जाता है नहीं, हिसाब किताब जोड़ तोड़ तो सकते नहीं है, और चले हो हम जैसे अमीर पढ़े लिखे लोगों को ये बताने के लिए कि हमने पैसे पूरे नहीं दिए। देख लड़की, तू भी हिसाब किताब नहीं जानती, तू भी अनपढ़ है। मैंने पैसे पूरे दिए हैं, किसी से भी हिसाब जुड़वा लेना, और मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तुझे समझाने के लिए। माना कि मैं गरीब हूँ, स्कूल नहीं जाती, लेकिन मैंने खुद से इतनी पढ़ाई की है, इतना सीख लिया है, मुझे हिसाब किताब पूरा करना आता है। आपने सारी मछलियों के 150 रुपए दिए हैं, जबकि इतने नहीं होते। आपने 3 तरह की मछलियों में से 2-2 किलो लिए हैं और तीनों के रेट अलग अलग है। 50 वाली के 100 हुए, 70 वाली के 140 और 40 वाली के 80। अब आप इन सबको प्लस कर लीजिए, कितने हुए बताइए। सबके 320, ठीक कहा ना? और आपने 150 रुपए दिए हैं। चलिए जल्दी से सारे पैसे निकालिए। वो ठग औरत हरिंदर को अनपढ़ समझकर उसे बेवकूफ बनाना चाहती थी, लेकिन रिधिमा की समझदारी से उसके पिता ठगे नहीं जाते और वो औरत पूरे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। रिधिमा के पिता को अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस होता है और वो घर जाकर अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे भाग्यवान, हमारी बिटिया तो बड़ी होशियार है, हिसाब किताब की पक्की है। मैंने तो सोच लिया है कि अपनी बिटिया को पढ़ाऊंगा। अजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते भी हो स्कूलों की फीस कितनी ज्यादा होती है और वो बैग कॉपी वो सब कितना महंगा आता है। हम जैसे गरीबों की बस की बात नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना। रिधिमा तो पागल है, वो तो सपना देखती है स्कूल जाने का, और अब आप भी सपना देखने लगे अपनी बेटी को स्कूल भेजने का। बस रहने दीजिए, जहाँ पर हो वहीं पर रहो। हम जैसे गरीब सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। अरे नहीं भाग्यवान, मैं तो अपनी बेटी को जरूर पढ़ाऊंगा। सच पिताजी, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। पिताजी आप कितने अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हो। मैं स्कूल जाऊंगी, क्या मैं सच में स्कूल जाऊंगी? हाँ बेटा हाँ। सुना माँ आपने, पिताजी क्या कह रही हैं? मैं स्कूल जाऊंगी, सब बच्चों की तरह बैग टांगूंगी, ड्रेस पहनूंगी और स्कूल में पढ़ने जाऊंगी। रिधिमा के माता पिता रिधिमा की ये खुशी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और रिधिमा खुशी के मारे खाना भी नहीं खाती। अगली सुबह हरिंदर के पास जो भी जमा पूंजी थी वो इकट्ठा करते हैं और अपनी पत्नी के कंगन बेचते हैं और रिधिमा का स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। रिधिमा बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो पढ़ने आ जाती है। रिधिमा पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी। टीचर जो भी एक बार समझाती थी वो तुरंत ही समझ जाया करती थी। उसे दोबारा पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो बच्चों, आज तो ये चैप्टर समझ में आ ही गया होगा। नहीं मैम, कुछ भी तो समझ में नहीं आया, सब कुछ सर के ऊपर से निकल गया। एक बार दोबारा से समझा दीजिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्यों, मैंने सही कहा ना? देखो मैम, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा, एक बार दोबारा से समझा दीजिए। ओके, दोबारा से समझा देती हूँ।
ठीक है, अब समझ में आ गया? नो मैम, कुछ भी समझ में नहीं आया। मैम, मुझे लगता है कि हमें इस चैप्टर को छोड़ देना चाहिए और दूसरा चैप्टर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर तो समझ में आएगा ही नहीं। क्या पूरी क्लास में एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसे कुछ भी समझ में आ रहा हो? मैं तो परेशान हो चुकी हूँ ये चैप्टर समझाते समझाते, लेकिन किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम लोगों का दिमाग है या फिर दिमाग में भूसा भरा हुआ है? कुछ तो समझ में आ रहा होगा। मैम, मुझे ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया। देखो तो, एक गरीब स्टूडेंट कैसे कह रही है कि इसे पूरा चैप्टर समझ में आ गया। हमें 3 दिन हो गए इस चैप्टर को समझते समझते, लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। और तू कल की आई एक गरीब स्टूडेंट, तुझे एक ही दिन में ये चैप्टर समझ में आ गया। किसी और को बेवकूफ बनाना हमें नहीं। मैम, ये झूठ बोल रही है अपने आप को आपकी नजरों में अच्छा बनाने के लिए। जब हम सब स्टूडेंट को ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, तो इसे कैसे समझ में आ गया? झूठी स्टूडेंट। मैं झूठ नहीं बोलती। माँ कहती है झूठ बोलना बुरी बात है, और मैं क्यों झूठ बोलूँगी? मुझे पूरा चैप्टर समझ में आ गया है। मैम, आप जहाँ से भी पूछना चाहती हैं पूछ सकती हैं, और मैं अच्छी तरह से पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है तो यहाँ पर आओ और ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके दिखाओ। क्लास टीचर के कहने पर रिधिमा अपनी बुक उठाती है और पूरा चैप्टर अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने लगती है। रिधिमा बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है, जो क्लास के बच्चों को 2 दिन से समझ में नहीं आ रहा था। रिधिमा वो एक ही दिन में इतनी अच्छी तरह से समझ जाती है, और वो भी इतनी अच्छी तरह से क्लास में एक्सप्लेन भी कर देती है। क्लास टीचर उसके लिए क्लैपिंग करवाती है और उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ भी करती है। रिधिमा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया। मैं परेशान हो चुकी थी कि कहीं मेरे समझाने में तो कोई कमी नहीं है। मैं तो ठीक तरह से ही समझा रही थी, लेकिन मेरे समझाने में कोई कमी नहीं थी। ये बच्चे ही नालायक है, इन्हें ही पढ़ने का कोई शौक नहीं है। रिधिमा, सच में तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। एक ही दिन में तुमने इतनी अच्छी तरह से पूरे चैप्टर को समझ लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। आज से तुम इस क्लास की मॉनिटर हो। सभी बच्चों को तुम्हारी बात माननी पड़ेगी, और जो मैं तुम्हें समझाऊं, मेरे बाद तुम इन सब बच्चों को समझाना। कर लोगी ना? रिधिमा को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि स्कूल के पहले ही दिन उसकी इतनी ज्यादा तारीफ हुई, लेकिन क्लास की मॉनिटर जो अब से पहले थी, वो ये सुनकर गुस्से से तिलमिला जाती है। रिधिमा की बच्ची, तू होती कौन है इस क्लास की मॉनिटर बनने वाली? हमेशा से मैं इस क्लास की मॉनिटर रही हूँ, तो मैं ही रहूंगी। सभी स्टूडेंट मेरी बात कान खोल कर सुनो। क्या तुम मछली बेचने वाली की बेटी की बात मानोगे? वो गरीब, इसका बाप मछली बेचता है, इसके अंदर से मछली की बू आती है। पहली मॉनिटर बबीता सभी स्टूडेंट्स को रिधिमा के खिलाफ भड़का देती है। फिर अगले दिन जब रिधिमा क्लास में आती है, तो सभी बच्चे उससे दूर दूर भागते हैं। कोई मुझे अपने पास क्यों नहीं बिठा रहा? अगर कोई मुझे अपने पास नहीं बिठाएगा तो मैं कहाँ बैठूंगी? एक डेस्क पर 2 बच्चे बैठते हैं। क्योंकि तुम मछुआरे की बेटी हो, इसलिए तुम्हारे अंदर से मछली की बू आती है। पता नहीं नहाती भी हो या नहीं। पीछे हटो, हम तुम्हें अपने पास नहीं बिठाएंगे, और न ही कोई तुम्हारी बात मानेगा। मॉनिटर होगी तुम अपने घर की, हमारी नहीं। हमेशा से मैं ही मॉनिटर रही हूँ, तो मैं ही मॉनिटर रहूंगी। देखो बबीता, मुझे मैम ने मॉनिटर बनाया है, और तुम सबको मेरी बात माननी ही होगी। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबके नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख दूंगी। देखो देखो, ये कैसे हुक्म चला रही है तुम सब पर। मैंने कभी किसी का भी नाम ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखा, लेकिन ये कैसे ब्लैक बोर्ड पर नाम लिखने की धमकी दे रही है? मछुआरे की बेटी, खड़ूस, बदतमीज। सभी बच्चे शोर कर रहे थे, और वो रिधिमा को अपने पास भी नहीं बिठा रहे थे, और उसे मछुआरे की बेटी, मछुआरे की बेटी कह कह कर चिढ़ा रहे थे। और जब क्लास टीचर पढ़ाने आती है और वो सबका नाम ब्लैक बोर्ड पर देखती है, तो वो सबको पूरे पीरियड खड़ा करती है।
आजकल तुम सभी बहुत शरारत करने लगी हो, पढ़ाई तो बिल्कुल करती ही नहीं हो। अगर मैं कुछ समझाती हूँ तो समझती भी नहीं हो। मैंने रिधिमा को मॉनिटर बनाकर बिल्कुल ठीक किया। वो खुद भी पढ़ती है और दूसरों को पढ़ने के लिए भी कहती है। अब तुम सभी इसी तरह खड़े होकर पढ़ती रहोगी, यही सजा है तुम्हारी। क्लास टीचर सभी स्टूडेंट्स को इसी तरह खड़ा करके पढ़ाती है और रिधिमा बैठकर पढ़ाई कर रही थी। और जब उनका पीरियड पूरा हो जाता है तो वो वहाँ से चली जाती है। तभी बबीता सभी स्टूडेंट से कहती है, अगर ये गरीब मछुआरे की बेटी इसी स्कूल में पढ़ती रही तो हमारे मौज मस्ती करने वाले दिन गए। जब मैं मॉनिटर थी तो सभी स्टूडेंट्स कैसे मौज मस्ती करते थे, लेकिन इस पढ़ाकों की वजह से हमें कभी भी मौका नहीं मिलेगा। बस 24 घंटे पढ़ते रहेंगे। क्या तुम सभी 24 घंटे पढ़ना चाहती हो? अरे नहीं बबीता, हम तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते। तेरी वजह से हमें बहुत मौज मस्ती करने का समय मिलता था, लेकिन इस पढ़ाकों की वजह से हमें बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। तू ठीक कह रही है, हमें इस मछुआरे की बेटी को रास्ते से हटाना ही होगा। छुट्टी हो जाने के बाद रिधिमा अपने घर जा रही थी कि तभी बबीता और उसके साथ कुछ स्टूडेंट्स उसके पीछे पीछे जाते हैं। जैसे ही रास्ते में एक नदी आती है तो बबीता पीछे से रिधिमा को धक्का दे देती है। अरे अरे कोई है, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, मैं इस नदी में डूबकर मर जाऊंगी। कोई है, मुझे बचाओ। वैसे तो ये मछुआरे की बेटी है और इसे तैरना भी नहीं आता। चलो अच्छा ही है, अब इस पढ़ाकू स्टूडेंट से हमारा हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। अब हम आसानी से मौज मस्ती कर सकते हैं। बबीता और वो सभी स्टूडेंट्स बेचारी रिधिमा को नदी में धक्का देकर और उसे डूबता हुआ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। रिधिमा नदी में बहते हुए नदी की दूसरी ओर पहुँच जाती है। तभी उसे वहाँ पर सीढ़ियाँ नजर आती हैं। नदी के पास सीढ़ियाँ देखकर रिधिमा चौंक जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ती है तो वो सीधा बादलों में पहुँच जाती है। ये दृश्य देखकर रिधिमा के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि बादलों में एक गुलाब के फूल का बना हुआ आलीशान स्कूल था। और वो गुलाब फूल का आलीशान स्कूल कोई मामूली स्कूल नहीं था, बल्कि वो परियों का गुलाब फूल का जादुई स्कूल था, जहाँ पर परियों को जादुई शक्तियाँ सिखाई जाती थी। मैं ये कहाँ पर हूँ? ये सुंदर सुंदर बादलों के बीच ये कितना सुंदर गुलाब फूल का स्कूल है और यहाँ पर परियां पढ़ा रही हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कहीं मैं मर तो नहीं गई? मेरी आत्मा तो नहीं है यहाँ पर? मुझे बबीता ने धक्का दिया था, मैं नदी में गिर गई थी और फिर मैं यहाँ बादलों में। क्या मैं सच में मर गई? और ये मेरी आत्मा है। पृथ्वी पर मेरे गरीब माता पिता, वो तो मेरी राह देख रहे होंगी कि उनकी बेटी स्कूल से वापस आएगी, लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं मर चुकी हूँ। मेरे बाद उनका क्या होगा? क्या मैं सच में मर चुकी हूँ? प्यारी बेटी, आओ, परियों के जादुई गुलाब फूल स्कूल में तुम्हारा स्वागत है। कैसा स्वागत? कौन सा स्वागत? मैं तो मर चुकी हूँ। मेरे गरीब माता पिता, मैं उनकी इकलौती संतान थी। मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होकर उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहती थी। उन्होंने हमेशा गरीबी में अपना जीवन गुजारा है। मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए भूखे रहे, फटे पुराने कपड़े पहने और देखो स्कूल के कुछ स्टूडेंट, इनके जलन की वजह से मुझे अपने माता पिता से बिछड़ना पड़ा। मैं मर चुकी हूँ। प्यारी लड़की, शांत हो जाओ, धीरज रखो। तुम मरी नहीं हो, जिंदा हो और अपने घर वापस जा सकती हो। तुम परियों के गुलाब फूल के जादुई स्कूल के पास हो। तुम जिस नदी में गिरी थी, हम परियां वहाँ पर जादुई सीढ़ियों की मदद से स्नान करने जाते थे। बस उसी समय हमने तुम्हें देखा और अपने साथ यहाँ लेकर आ गए। घबराओ नहीं, आओ, परियों के गुलाब फूल के जादुई स्कूल में आओ और तुम यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर सकती हो। लेकिन मैं अपने माता पिता के पास कैसे जाऊंगी? और मैं रोजाना आपके गुलाब फूल के जादुई स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने कैसे आ सकती हूँ?
रिधिमा, हम किसी को भी अपने गुलाब फूल के जादुई स्कूल में पढ़ने की इजाजत नहीं देते, लेकिन तुम बहुत ही अच्छी हो, अपने माता पिता के बारे में सोचती हो, उनसे प्यार करती हो, इसलिए हम तुम्हें यहाँ आने की इजाजत देते हैं और तुम जादुई सीढ़ियों की मदद से रोजाना हमारे स्कूल में आना और शिक्षा प्राप्त करना और कुछ ही समय में जादुई शक्तियों की मदद से तुम बहुत कुछ पढ़ना लिखना सीख जाओगी और अपने माता पिता का नाम रोशन करोगी। रिधिमा को विश्वास ही नहीं होता कि एक गरीब मछुआरे की बेटी परियों के गुलाब फूल के जादुई स्कूल में शिक्षा प्राप्त करेगी। कहाँ वो पृथ्वी के स्कूल में जाने के लिए भी तरसती थी और कहाँ उसकी किस्मत उसे लेकर आ गई। वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अब वो रोजाना जादुई सीढ़ियों की मदद से बादलों में परियों के जादुई गुलाब फूल स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने आया करती थी और वो जादुई शक्तियों की मदद से कुछ ही समय में बहुत कुछ सीख जाती है और वो पृथ्वी पर सबसे कम उम्र वाली प्रिंसिपल बन जाती है। वो अपना एक स्कूल खोलती है और सभी गरीब अनाथ बच्चों को फ्री में शिक्षा देती। एक बार की बात है, पृथ्वी से बहुत दूर बादलों के बीच एक बहुत सुंदर परीलोक था, जहाँ पर सुंदर सुंदर परियां रहा करती थी। लेकिन परियों को जादुई शक्तियाँ पाने के लिए, एक अच्छी परी बनने के लिए 15 साल के बाद परियों के सोने के स्कूल में जाना पड़ता था और वहाँ जाकर उन्हें पढ़ाई करनी पड़ती थी। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाया करती तो वो एक अच्छी परी बनती थी। अगर कोई स्कूल में फेल हो जाया करता तो उसके पास जादुई शक्तियाँ या फिर जादुई छड़ी नहीं होती थी। उसे अपने हाथों से ही काम कर करके ऐसे ही साधारण इंसान की तरह जिंदगी व्यतीत करनी पड़ती थी। गुड मॉर्निंग टीचर परी, आज आप हमें क्या सिखाने वाली हैं? आज आप सभी परियों की पहली क्लास है, इसलिए आप सभी गार्डन में आ जाइए। आपको शुरू से सिखाया जाएगा और ध्यान रहे, मैं कोई भी मंत्र सिर्फ एक बार ही बताती हूँ, बार बार बताने की मुझे आदत नहीं है, इसलिए तुम्हें एक बार में ही सीखना होगा। चलो मेरे साथ गार्डन में आ जाओ। ऐसा कहकर टीचर परी सभी परियों को अपने साथ गार्डन में ले जाती है और वहाँ ले जाकर उन्हें शुरू से जादू करना सिखाती है। टीचर परी के सामने एक जख्मी चिड़िया थी। तभी वो अपने स्टूडेंट परियों से कहती हैं, ध्यान से देखिए, ये चिड़िया बहुत ही ज्यादा जख्मी है, ये उड़ नहीं पा रही है। अगर कभी हमें किसी जानवर की मदद करनी होती है तो हमें अपनी आंखें बंद करके अपनी जादुई छड़ी निकालकर सच्चे मन से प्रार्थना करनी होती है और 3 बार जो मैं मंत्र बोल रही हूँ वो बोलना पड़ता है, ठीक है? ऐसा कहकर टीचर परी सभी स्टूडेंट के सामने एक एक जख्मी चिड़िया रख देती है और उसी से अभ्यास करवाती है। कुछ परियां थोड़ा बहुत कर पाती हैं और कुछ परियां बिल्कुल भी नहीं सीख पाती। लेकिन पूरी क्लास में एक परी थी जिसका नाम था जानवी परी, जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी। वो एक बार में ही टीचर की बात समझ जाती है। अरे वाह जानवी परी, तुम तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, एक ही बार में तुमने कर दिया। तुम बहुत अच्छी परी बनोगी अगर इसी तरह से सीखती रही तो। अच्छा ठीक है, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। सभी परियां अपने अपने घर वापस आ जाती हैं। जानवी परी घर आकर भी अभ्यास करती रहती है ताकि वो कुछ भूल न जाए। वहीं दूसरी तरफ जानवी परी के ही क्लास में 2 बहनें भी थीं, स्नेहा परी और रिया परी। वो जानवी परी की तारीफ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि जानवी परी उनकी चाची की बेटी थी। एक दिन स्नेहा परी रिया परी से कहती है, अरे यार रिया, तूने देखा नहीं टीचर जानवी की बच्ची की कितनी ज्यादा तारीफ कर रही थी। अरे वाह, एक ही दिन में तुमने इतना अच्छा सीख लिया, तुम तो बहुत ज्यादा आगे जाओगी। हमने कितनी ज्यादा कोशिश की, हम तो कर ही नहीं पाए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जानवी की बच्ची हमसे आगे निकल जाएगी और चाची जी आ जाएंगी घर पर मम्मी को ताने देने के लिए। मुझसे तो जानवी की तारीफ बर्दाश्त ही नहीं हो रही।
हाँ यार स्नेहा तो बिल्कुल ठीक कह रही है। हमेशा से वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, सभी काम आसानी से कर लेती है और अगर उसने स्कूल में टॉप कर लिया तो पूरे परिलोक में उसी का नाम होगा और वो दिन दूर नहीं, कुछ तो करना ही होगा। रिया, मैंने स्कूल में सुना था सुगंधा मैम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर कोई क्लास में थोड़ा भी देर हो जाए तो वो क्लास के अंदर आने नहीं देती और पूरे 1 हफ्ते तक सजा देती है। सोच, अगर 1 हफ्ते तक जानवी परी स्कूल नहीं जाएगी तो वो जादू करना कैसे सीखेगी? और 1 हफ्ते में ही हम बहुत कुछ सीख जाएंगे, हम उससे आगे निकल जाएंगे। बता, मेरा आइडिया कैसा लगा? स्नेहा परी और रिया परी बेचारी जानवी परी को अपने से पीछे करने के लिए एक प्लान बना लेती है। अगले दिन सभी लोग स्कूल जा रहे थे कि तभी रिया परी जानवी परी से कहती है, अरे वाह जानवी परी, आज तुम्हें स्कूल जाने की बहुत ही ज्यादा जल्दी लग रही है। इतनी भी जल्दी क्या है, रुको हमारे साथ चलो, बातें करते करते चलते हैं। अरे नहीं रिया, तुम सुगंधा मैम को जानती नहीं हो, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर 5 मिनट भी लेट हो गई तो पूरे 1 हफ्ते तक क्लास के अंदर जाने नहीं देंगी। इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, जल्दी से जल्दी स्कूल जाना चाहती हूँ और तुम्हें भी देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो बहुत पढ़ाकू है ना, इसलिए तुझे जल्दी जाना चाहिए। चल, मैं तुझे एक शॉर्टकट रास्ता बताती हूँ, तो पूरे 10 मिनट पहले स्कूल पहुँच जाएगी। हमारा क्या है, अगर हमें देर हो भी जाएगी, 1 हफ्ते तक स्कूल की छुट्टी मिल जाएगी, हम तो मजे करेंगे। बेचारी जानवी परी दोनों बहनों की बातों में आ जाती है और वो दोनों बहनें जानवी परी को गलत रास्ता बता देती हैं और गलत रास्ता बताकर बहुत ज्यादा खुश होती है। जानवी परी उस रास्ते पर जाकर फंस जाती है और स्कूल पहुंचने में उसे पूरा आधा घंटा लग जाता है। तभी सुगंधा मैम जानवी परी के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, जानवी परी, ये क्या, तुम पूरा आधा घंटा लेट हो और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी क्लास में जो भी 5 मिनट भी लेट आता है उसे पूरे 1 हफ्ते तक क्लास के अंदर आने नहीं दिया जाता। मैंने कल तुम्हारी जरा सी तारीफ क्या कर दी, तुम तो मेरे सर पर ही चढ़कर बैठ गई। तुम्हें क्या लगा, अगर तुम इंटेलिजेंट हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, तुम्हें भी सब बच्चों की तरह सजा मिलेगी। मेरी क्लास में अगले 1 हफ्ते तक आने की कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। मैम, गलती हो गई, एक गलती हो गई मैम, इस बार माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी भी लेट नहीं आऊंगी, प्लीज माफ कर दीजिए। अगर मैं 1 हफ्ते तक आपकी क्लास में नहीं आऊंगी तो मैं सब बच्चों से बहुत ज्यादा पीछे हो जाऊंगी और मैं ऐसा नहीं चाहती, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो तुम्हें लेट आने से पहले सोचना चाहिए था, अब नहीं। मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे बच्चों को जादू सिखाना है, जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर सुगंधा मैम बेचारी जानवी परी को अपनी क्लास से भगा देती है और ये सब देखकर स्नेहा परी और रिया परी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। वो जैसा चाहती थी वैसा हो गया, लेकिन जानवी परी को सीखने की बहुत अच्छी आदत थी, इसलिए वो हार नहीं मानती और वो क्लास के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर चुपके चुपके टीचर की बातें सुनती रहती है ताकि वो और परियों से पीछे ना हो जाए। ऐसे ही समय बीत रहा था, 1 हफ्ता हो जाता है। आज परी लोग की रानी परी परियों के सोने के स्कूल में आती है सभी परियों की परीक्षा लेने के लिए। सभी परियां एक जगह इकट्ठा हो जाती है। तभी रानी परी कहती है, आज आप सभी परियों की परीक्षा ली जाएगी। जो भी अपनी परीक्षा में पास हो जाएगा उसे दूसरी क्लास में प्रवेश कर दिया जाएगा और उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली जादू सिखाया जाएगा। आप सभी परियां तैयार हैं? जी हाँ रानी परी, हम सब परियां तैयार हैं। आप हमारी परीक्षा ले सकती हैं। तो ठीक है, हम शुरुआत जानवी परी से करते हैं। और रानी परी, वो मैं आपसे कह रही थी, आप किसी और परी से शुरुआत कर लीजिए। ये हमारी क्लास की सबसे कमजोर स्टूडेंट है। स्नेहा परी, कितना ज्यादा मजा आ रहा है, बेचारी की कितनी ज्यादा इंसल्ट हो रही है। उस दिन कितना ज्यादा बन रही थी जब सुगंधा मैम इसकी तारीफ कर रही थी और आज तो देखो सुगंधा मैम इसे क्या कह रही है, हमारी क्लास की सबसे कमजोर स्टूडेंट है। बहुत मजा आ रहा है इसकी इंसल्ट होते हुए।
नहीं सुगंधा मैम, रानी परी को मेरी परीक्षा लेने दीजिए। अगर मैं फेल हो जाती हूँ तो मैं दोबारा से परियों के सोने के स्कूल में नहीं आऊंगी और परी लोग भी छोड़कर चली जाऊंगी। रानी परी, आप मेरी परीक्षा ले सकती हैं। फिर जानवी परी रानी परी की परीक्षा देने के लिए चली जाती है और रानी परी जानवी परी से अलग अलग जादू करके दिखाने के लिए कहती है। पहले वो एक पेड़ को जड़ से उखाड़ देती है और उसके बाद जानवी परी से कहती है कि वो उस पेड़ को दोबारा से जमीन के अंदर लगाए। ये मंत्र बहुत ही ज्यादा कठिन था, लेकिन जानवी परी रानी परी की इस परीक्षा में पास हो जाती है और वो इस कठिन मंत्र को पढ़कर उस पेड़ को दोबारा से जमीन के अंदर लगा देती है। ये देखकर सुगंधा मैम और क्लास की सभी परियां चौंक जाती हैं। उसके बाद रानी परी जानवी परी से जो भी करने के लिए कहती है वो आसानी से सब कुछ कर देती है। तभी रानी परी सुगंधा मैम से कहती है, सुगंधा मैम, आप तो कह रही थी कि ये बहुत ही कमजोर परी है, लेकिन जानवी परी ने तो बहुत अच्छा किया, वो भी एक बार में। ये तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। फिर आप ऐसा क्यों कह रही थी? जानवी परी को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें इन्हें छोटे मोटे जादू नहीं सिखाने चाहिए, बड़े जादू सिखाने चाहिए। ये हमारे परी लोग के लिए एक बेस्ट परी है। आगे चलकर ये हमारे परी लोग को अच्छी तरह संभाल सकती हैं। ठीक है रानी परी, आपकी जो भी आज्ञा। अब जानवी परी को बड़ी क्लास में भेज दिया जाएगा ताकि वो बड़े से बड़े जादू करना सीख जाए। सुगंधा मैम और रानी परी की ये बातें सुनकर जानवी परी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन दोनों बहनें स्नेहा और रिया वो जल भूनकर राख हो जाती हैं। अरे रिया, ये क्या हो गया? हमने तो जानवी की बच्ची को रोकने की कितनी ज्यादा कोशिश की, लेकिन देखो तो ये एक हफ्ते तक क्लास के अंदर भी नहीं आई, फिर भी इसने सब कुछ इतनी आसानी से सीख लिया, वो भी हमसे ज्यादा। अब तो ये हमसे 4 क्लास आगे चली गई है और हम रह गए पीछे के पीछे। अब तो कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा ताकि रानी परी और सुगंधा मैम इसे इस स्कूल से ही धक्के मारकर बाहर निकाल दे। स्नेहा परी और रिया परी हाथ धोकर जानवी परी के पीछे पड़ जाती हैं कि वो किसी भी तरह इस सोने के स्कूल से बाहर निकल जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुगंधा मैम जानवी परी से कहती हैं, जानवी परी, आज मैं तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही हूँ। रानी परी के साथ हमारे पड़ोस की और भी रानियाँ हमारे सोने के स्कूल में आ रही हैं। हमारे जंगल के जो 3 शेर हैं, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। वो किसी भी समय पागल हो सकते हैं। बस तुम्हें उन्हें रोक कर रखना होगा। वो हमारे क्या, किसी के जादू से भी काबू में नहीं आएंगे। बस आज तुम्हारी यही जिम्मेदारी है, ठीक है? सुगंधा मैम, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि पागल शेरों को रोक कर रखूं। जानवी परी और सुगंधा मैम की ये सारी बातें स्नेहा परी और रिया परी सुन लेती हैं। उन्हें बस एक मौके की ही तलाश थी और वो मौका उन्हें मिल जाता है। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और एक दूसरे की तरफ देखकर इशारा करती हैं कि अब उन्हें क्या करना है। कुछ समय के बाद रानी परी के साथ पड़ोस की रानियां भी सोने के स्कूल में आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जानवी परी उन पागल शेरों की देख रेख कर रही थी। तभी रिया परी चुपके से जाती है और शेरों का पिंजरा खोल देती है और पिंजरा खोलकर बहुत खुश होती है। अब आएगा मजा जब ये शेर रानी परी और पड़ोस की रानियों के ऊपर हमला करेंगे और ये शेर किसी के भी काबू में नहीं आएंगे। तब तो बेचारी जानवी परी इस सोने के स्कूल में क्या, परी लोग भी रहने के भी काबिल नहीं बचेगी। बेचारी जानवी परी को पृथ्वी लोक पर भेज दिया जाएगा। ऐसा सोचकर रिया परी बहुत खुश होती है और वो पागल शेर पिंजरे से बाहर निकलकर सोने के स्कूल के अंदर आ जाते हैं और पूरे स्कूल में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। सुगंधा मैम किसी तरह सभी स्टूडेंट परियों को बचाकर बाहर लेकर आ जाती हैं और वो पड़ोस की रानियों को भी बचाकर बाहर लेकर आ जाती हैं। लेकिन शेरों के बीच में रानी परी फंस जाती है।
वो अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो शेर तो किसी के भी काबू में नहीं आ रहे थे। तभी एक शेर रानी परी के ऊपर हमला कर देता है और वो पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। तभी सुगंधा मैम जानवी परी को थप्पड़ मारकर कहती हैं, जानवी परी, मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझाया था कि उन शेरों की अच्छी तरह देखभाल करना, वो किसी भी तरह बाहर नहीं निकलने चाहिए। अभी तो एक शेर ने हमला किया है, अगर इन दोनों शेरों ने भी हमला कर दिया तो रानी परी जिंदा नहीं बचेंगी। मैं अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अगर रानी परी मर गई तो तुम तो क्या, तुम्हारा परिवार भी नहीं बचेगा। सुगंधा मैम, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मुझे नहीं पता ये शेर पिंजरे से कैसे बाहर निकल कर आ गए। मैं तो इनकी बहुत अच्छे से देखभाल कर रही थी। किसी ने पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं रानी परी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जाऊंगी शेरों के बीच और रानी परी को बचा कर लेकर आऊंगी। ऐसा कहकर जानवी परी अपनी जान की भी परवाह नहीं करती और रानी परी को बचाने के लिए शेरों के बीच में चली जाती है। वहीं दूसरा शेर जानवी परी को जख्मी कर देता है और जैसे ही तीसरा शेर रानी परी और जानवी परी को मारने के लिए आगे आता है कि तभी जानवी परी को कुछ याद आता है और वो गाना गुनगुनाना शुरू कर देती है और वो गाना सुनते सुनते शेर शांत हो जाते हैं और वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर पड़ोस की रानियाँ और सुगंधा मैम हैरान हो जाती हैं और वहाँ आकर अपनी जादुई छड़ी से रानी परी को ठीक कर देती हैं और जानवी परी को भी। तभी रानी परी कहती है, सच में जानवी परी, तुम तो हमारी सोच से भी ज्यादा अच्छी हो। तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और हमें बचाने के लिए पागल शेरों के बीच में आ गई और हमें भी बचा लिया और अपने आप को भी। हम जानते हैं कि वो पिंजरा आपने नहीं खोला होगा। जो सोने के स्कूल में आपसे जलता होगा उसी ने खोला होगा। हमें बताइए, हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। इस सोने के स्कूल के अंदर आपसे कौन जलता है? नहीं रानी परी, गलती मेरी ही थी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप मुझे अपने सोने के स्कूल की अच्छी स्टूडेंट समझती हैं, तो मुझे एक मौका दीजिए। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जानवी परी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया और वो तुम्हें परियों के सोने के स्कूल से निकलवाना चाहती थी, लेकिन तुम उसे बचा रही हो। तुम बहुत अच्छी हो, आगे चलकर तुम बहुत अच्छी परी बनोगी। ऐसा कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद स्नेहा और रिया परी दोनों जानवी परी के पास आती हैं और उससे माफी मांगते हुए कहती हैं, जानवी, तुम जानती थी कि पिंजरा हमने ही खोला था। तुम कितनी अच्छी हो, हमने तुम्हें कितना गलत समझा। तुम्हें स्कूल से बाहर निकलवाने के चक्कर में हमने तुम्हारे साथ ना जाने कितना गलत किया। तुम तो बहुत अच्छी परी हो। सच में हमें अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। हमें माफ कर दो और हमें एक अच्छी परी बनने का मौका दे दो। प्लीज हमें माफ कर दो। तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। स्नेहा परी और रिया परी, जिस समय तुमने मुझे गलत रास्ता बताया था उसी समय मैं समझ गई थी कि तुम मेरी तरक्की से जलती हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें ऐसा महसूस होने नहीं दिया कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया। लेकिन चलो, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। आगे से कभी भी किसी के साथ ऐसा मत करना और तुम भी अच्छी परी बनने की पूरी कोशिश करना। जानवी परी के अच्छे स्वभाव की वजह से स्नेहा परी और रिया परी दोनों सही रास्ते पर आ जाती हैं और वो मन लगाकर पढ़ाई करती हैं और जानवी परी से भी सीखने की कोशिश करती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन जानवी परी पूरे परिलोक के स्कूल में टॉप करती है। उसे ट्रॉफी मिलती है। ट्रॉफी पाकर जानवी परी बहुत खुश होती है और अपनी जिंदगी में हमेशा अच्छे ही काम करती है और वो एक बहुत अच्छी परी बनती है। एक दिन सोने और चांदी के दो जादुई चांद धरती की सैर कर रहे थे।
तभी उन्हें धरती पर कुछ गरीब बच्चे दिखाई देते हैं। उन बच्चों की यूनिफॉर्म फटी पुरानी थी, साथ ही उनके पैर में जूते भी नहीं थे। उन बच्चों की बुरी हालत देखकर दोनों चांद को बहुत दुख होता है। ये बेचारे बच्चे कितने गरीब हैं। इनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। यहाँ तक कि इन्हें नंगे पाँव स्कूल जाना पड़ता है। तुम ठीक कहती हो। इन बच्चों की हालत देखकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। हमें इन बच्चों की सहायता करनी चाहिए। लेकिन इन बच्चों की मदद करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इनकी धरती पर बहुत सारे गरीब बच्चे रहते हैं जो स्कूल में पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कपड़े और किताबें नहीं है, जिस वजह से वो स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाते। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम सभी बच्चों की सहायता कर सकें। मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। हम दोनों को धरती पर एक जादुई स्कूल प्रकट कर देना चाहिए। हमारे जादुई स्कूल में हर बच्चों को हर तरह की सुविधा मिल जाएगी। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। चलो धरती पर चलते हैं। उसके बाद दोनों एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। फिर चांदी का चांद अपनी जादुई शक्ति से एक चांदी का स्कूल प्रकट कर देती है। मैंने अपना चांदी का स्कूल प्रकट कर दिया है। चलो अब तुम अपना स्कूल प्रकट करो। फिर सोने का चांद भी अपनी जादुई शक्ति से सोने की तरह चमचमाता हुआ स्कूल प्रकट कर देता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन पहाड़ी से गुजर रहे कुछ बच्चों की नजर उन दोनों सोने और चांदी के स्कूल पर पड़ती है। अरे वाह, देखो पहाड़ी पर दो बड़े बड़े स्कूल बने हुए हैं। एक चांदी का है और दूसरा सोने का है। चलो वहाँ जाकर देखते हैं। उसके बाद सभी बच्चे पहाड़ी के ऊपर पहुँच जाते हैं। तभी चांदी के चांद स्कूल से आवाज आई, तुम सबका स्वागत है। मैं चांदी का स्कूल हूँ और ये सोने का स्कूल है। क्या तुम हमारे स्कूल में पढ़ना चाहती हो? हम सब बहुत गरीब हैं। हमारे माता पिता के पास हमें स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर तुम हमें अपने स्कूल में फ्री में एडमिशन दे दोगी तो हम पर बहुत उपकार होगा। हाँ, हमें तुम्हें फ्री में एडमिशन देकर बहुत खुशी होगी। तुम सभी बच्चे हम दोनों में से किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद कुछ लड़कियां चांदी के चांद स्कूल में एडमिशन लेने चली जाती हैं। स्कूल के काउंटर पर एक बहुत सुंदर चांदी की परी बैठी हुई थी। वो बारी बारी सभी लड़कियों का नाम लिखकर स्कूल में उनका एडमिशन कर देती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लड़कियां सोने के चांद स्कूल में एडमिशन करने पहुंच जाती हैं। वहाँ पर सोने की एक बहुत खूबसूरत परी बैठी हुई थी। उस परी को देखकर वहाँ आई सभी लड़कियाँ बहुत खुश हो जाती हैं। अरे वाह, इस सोने के स्कूल के अंदर तो सोने की परी है। हमने इस स्कूल के अंदर आकर बहुत अच्छा किया। परी जी, जल्दी से हमारा आप एडमिशन कर दो, हम इसी स्कूल में पढ़ेंगे। सोने की परी जल्दी से उन सभी लड़कियों का नाम लिखकर उनका एडमिशन कर देती है। फिर सोने के स्कूल के अंदर से उन सभी लड़कियों को सोने के बैग मिल जाते हैं। इसके साथ उन्हें ढेर सारी सोने की किताबें भी मिल जाती हैं। ये देख वो लड़कियाँ खुश होते हुए बोली, ये तो कमाल हो गया। सोने का स्कूल तो बहुत अच्छा है। इसने हमें सोने के बैग और सोने की किताबें दी हैं। उसके बाद सोने का स्कूल उन सभी लड़कियों के ऊपर सुंदर यूनिफॉर्म प्रकट कर देता है। इसी के साथ उन सभी लड़कियों के पैरों में सोने के जादुई जूते प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर उन सभी लड़कियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद वो सभी लड़कियां सोने का बैग और किताबें लेकर बाहर आती हैं। फिर वो लड़कियां चांदी के स्कूल से एडमिशन लेकर बाहर आई हुई लड़कियों से बात करती हैं। ये देखो, हमें तो सोने के स्कूल में सोने का बैग और किताबें और सोने के जूते भी दिए हैं। तुम लोगों को तो चांदी का बैग और जूते मिले हैं। तुम्हारा चांदी का स्कूल बहुत खास नहीं है। हमारा सोने का स्कूल तो बहुत अच्छा है। हमें तो सिर्फ पढ़ाई करने से मतलब है। हमारे लिए चांदी का स्कूल बहुत अच्छा है।
उसके बाद सभी लड़कियां अपने अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन से सभी लड़कियां चांदी के स्कूल और सोने के स्कूल में जाकर पढ़ाई करने लगती हैं। सभी लड़कियों को दोनों स्कूल की तरफ से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना भी मिलता था। धीरे धीरे कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। चांदी के स्कूल में रहने वाली चांदी की परियां टीचर सभी लड़कियों को अच्छी तरह पढ़ाया करती थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोने के स्कूल में रहने वाली सोने की परियां टीचर लड़कियों को बुरी बनने की पढ़ाई करवाती थी। सोने की परियां सभी लड़कियों को घमंडी और बदतमीज बना देती हैं। फिर एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत मटके में पानी लेकर जा रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर गई और साथ ही उसका मटका टूट गया। सोने के स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां तभी वहां से जा रही थी। वो जोर जोर से उस बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाने लगी। तभी वहां से गुजर रही चांदी के स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां ये सब देख लेती हैं। फिर उनमें से मीरा नाम की एक लड़की बोली, अरे ये सब क्या है? तुम लोग अम्मा की मदद करने के बजाय उन पर हंस रही हो। तुम सब बहुत बुरी हो। तभी सोने के स्कूल में पढ़ने वाली फाल्गुनी नाम की एक लड़की बोली, हमें बुरा बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चलो इन सभी चांदी के स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को सबक सिखाते हैं। उसके बाद सोने के स्कूल में पढ़ने वाली सभी लड़कियां अपने बैग से सोने की जादुई छड़ी निकाल लेती हैं। ये सोने की जादुई छड़ी हमें सोने के स्कूल ने दी है। इस छड़ी से हम किसी को भी सजा दे सकते हैं। अब हम तुम्हें सजा देंगे। उसके बाद वो सभी लड़कियां सोने की छड़ी को गोल गोल घुमाने लगती हैं और वो चांदी के चांद स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को सीधा आसमान में पहुंचा देती हैं। अरे ये क्या? हम तो आसमान में आ गए। मुझे तो ऊंचाई से बहुत डर लगता है। कोई हमें नीचे उतारो, बचाओ बचाओ। फिर सोने के चांद स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां बहुत सारे भूतिया कौवे प्रकट कर देती हैं। उसके बाद सभी भूतिया कौवे आसमान में मौजूद सभी लड़कियों को काटने लगते हैं। हाय मर गई रे! अरे कोई बचाओ, हमें बहुत दर्द हो रहा है। बचाओ, कोई हमें बचाओ। ये सब लड़कियां बहुत बुरी है। सोने के स्कूल में पढ़कर ये सब लड़कियां बहुत बुरी बन गई हैं। थोड़ी देर के बाद सोने के चांद स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां उन सभी लड़कियों को जमीन पर पटक देती हैं। इतनी ऊंचाई से जमीन पर धड़ाम से गिरने की वजह से उन सभी लड़कियों के हाथ पैर टूट जाते हैं। ये देख सोने के स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां हंसते हुए वहां से चली जाती हैं। दूसरी तरफ चांदी का चांद स्कूल अपनी शक्ति से सारी सच्चाई जान लेता है। फिर वो अपनी शक्ति से एक जादुई डॉक्टर वहाँ पर प्रकट कर देता है। उसके बाद वो डॉक्टर सभी घायल लड़कियों के पास पहुँचकर उनके शरीर में एक एक इंजेक्शन लगाती है और थोड़ी ही देर में सभी लड़कियाँ पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। तभी चांदी का चांद स्कूल सोने के चांद स्कूल से कहता है, सुनो सोने के चांद स्कूल, तुमने अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को गलत शिक्षा दी है। तुमने उन्हें जादुई छड़ी देकर सभी को परेशान करने की शिक्षा दी है। ये बहुत ही गलत बात है। ओह हेलो, तुम अपनी बकवास बंद करो। मुझे लड़कियों को अच्छी शिक्षा देने का कोई शौक नहीं है। लड़कियों को बुरा बनाने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। अब मैं इसी तरह अपने स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को बुरी शिक्षा दिया करूँगी। दूसरी तरफ सोने के चांद स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां अब गांव के लोगों को परेशान करने का मन बना लेती हैं। एक दिन कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे। तभी सोने के चांद स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां अपनी सोने की छड़ी को गोल गोल घुमाने लगती हैं। उसके बाद सभी गांव वाले हवा में उड़ते हुए नदी के ठंडे पानी में गिर जाते हैं। अरे बाप रे, मैं अचानक नदी में कैसे आ गई? अरे कोई मुझे बचाओ बचाओ। अरे मुझे तैरना नहीं आता, कोई मेरी मदद करो। अरे कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये देख सोने के चांद स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियाँ हंसने लगी। इन सब
लोगों को परेशान करके बहुत मजा आ रहा है। दूसरी तरफ चांदी का चांद स्कूल अपनी शक्ति से ये सब देख रहा था। बस बहुत हुआ, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उस सोने के स्कूल को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद चांदी का चांद स्कूल अपने स्कूल में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को अपने पास बुलाता है। सुनो बच्चों, ये सोने का स्कूल बहुत बुरा है। तुम सब मिलकर इसे पहाड़ी से नीचे गिरा दो। मैं अपनी शक्ति से दोनों स्कूल के बीच दरार कर देती हूँ, जिससे तुम्हें उसे पहाड़ी से नीचे धक्का देने में आसानी होगी। ऐसा कहकर चांदी का चांद स्कूल अपनी शक्तियों से बीच में एक दरार पैदा कर देता है। फिर सभी लड़कियां मिलकर सोने के चांद स्कूल को धक्का देना शुरू कर देती हैं। तुम सभी लड़कियां क्या कर रही हो? मुझे धक्का मत दो। अरे रुक जाओ। तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। तुम्हारी बुरी शिक्षा के कारण सभी लड़कियां बिगड़ गई हैं। चलो अब जोर लगाकर इसे नीचे खाई में फेंक दो। हाय मर गए रे। अरे कोई मुझे बचाओ। अरे कोई मेरी मदद करो। उसके बाद वो सभी लड़कियां सोने के चांद स्कूल को धक्का देकर नीचे खाई में फेंक देती हैं। खाई में गिरते ही सोने के चांद स्कूल में आग लग जाती है और वो पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है। दूसरी तरफ सोने के स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के सभी भूतिया जादुई कौवे वहाँ से अपने आप गायब हो जाते हैं। उसके बाद जादुई चांदी का चांद स्कूल अपनी जादुई शक्तियों से उन सभी सोने के चांद स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को पहले जैसा बना देता है। फिर वो सभी लड़कियां पहले की तरह अच्छी हो जाती हैं। उसके बाद चांदी का चांद स्कूल अपने स्कूल में सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हुए पढ़ाना शुरू कर देता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी लड़कियां चांदी के चांद स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करने लगती हैं।